मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। वर्तमान जो संदर्भ हमने लिया है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये मनाए जाने की जो प्रक्रिया है 2010 से प्रारंभ हुई। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था को समझना चाहें तो यूं समझ लें कि भारत गांव का देश है और गांव का जो शासन चलाया जाता है या शासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम पंचायतें हैं या पंचायतें कह सकते हैं। तो और ये हमारी स्वतः विकसित व्यवस्था है, इसे हमने किसी दूसरे देश से ग्रहण नहीं किया है। आप अगर इतिहास उठा के देखें तो हम लोगों ने पंच परमेश्वर जैसी बातें सुनी होंगी अपने जीवन में, या अपने जीवन में हम देखते हैं कि जो हमारी समस्याएं होती है उस पे हम लोग कुछ लोग मिल बैठ करके उसका जो हल ढूंढते हैं वो बिल्कुल पंचायत जैसा है, कुछ इसी तरह का है, सरीखा है। आप अगर देखें तो वैदिक काल में सभा और समिति नाम की दो समितियां होती थी, जिसमें सभा में श्रेष्ठ जन और समिति में सामान्य जन सदस्य होते थे, जिसमें महिलाएं भी समिति में सदस्य होती थी और वो आम सहमति से जो है निर्णय लेते थे। आगे बढ़े, बुद्ध काल में भी ग्राम पंचायत जो है अस्तित्वमान रही और ग्राम शासन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती रही। मौर्य काल में भी विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने इसे शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा, खासकर प्रशासन और न्याय कार्यों के लिए। और इस काल में गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। आगे चले हैं, अगर हम गुप्त काल में भी देखें तो गुप्त काल में भी ग्राम पंचायतें अस्तित्वमान रही और गांव के जो मुखिया होते थे उन्हें ग्रामीण तथा उसके जो सदस्य होते थे उसे महत्तर कहा जाता था। दक्षिण भारत की तरफ अगर देखें तो चोलों को, चोल प्रशासन को, चोल राज्य को उनकी दो बातों के लिए आज भी याद किया जाता है। एक उनकी सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन के लिए, दूसरा नौसेना, सुदृढ़ नौसेना के लिए। या तो इस तरह से आप फिर भारत में मध्य में देखें, चाहे सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल में विशेषकर ये ग्राम पंचायतें अस्तित्वमान रही, अपना योगदान देती रही और इनके जो गांव को जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी मावदा या डी भी कहा जाता था। तो मुगल काल के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को अपने लाभ के लिए काफी नुकसान पहुंचाया, जारेदार व्यवस्था, अनेक अनेक भू बंदोबस्तों के माध्यम से भी। तो किंतु 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा पारित प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन के लिए अच्छा माना, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को ऊर्जा देने का, जीवंत करने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी की जो इच्छा थी, उनकी जो आस्था थी वो ग्राम स्वराज में थी और वो गांव का विकास दिल्ली में बैठकर कुछ लोगों के माध्यम से नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि गांव के विकास के लिए गांव के लोग ही तत्पर हों, वही उस पर विचार विमर्श करें। भारत जैसे विशाल देश में जहां विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में है, कोई दिल्ली में बैठकर स्थानीय समस्याओं को कैसे समझ सकता है, उसका हल कैसे ढूंढ सकता है, वो कितना सटीक हल उसका ढूंढ सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने पत्र हरिजन में यह लेख लिखा था कि जो है सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें स्थानीय लोग भागीदार हों। आगे चलकर जब हमारा संविधान बनता है तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता देगा, वो सहूलियतें देगा जिससे वे अपना बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। तो इन्हीं के आलोक में आगे चलें, देखें कि 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास था। इसमें ब्लॉक को यानी क्षेत्र पंचायत को यानी मध्यम स्तर को प्रशासन की इकाई मान करके गांव के संपूर्ण विकास का, सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व उठाया गया, प्रयास किया गया, जो कि सफल नहीं हो सका। आगे चलकर जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता, BR मेहता समिति की स्थापना हुई ग्रामीण प्रशासन चलाने के लिए पंचायती राज के संदर्भ में और 24 नवंबर 1957 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया और उसमें त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। कहा कि निर्वाचन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए, सबसे उच्च स्तर पर जिला, बीच में जो है प्रखंड या ब्लॉक और सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। इसमें जो भी इसका जो गठन हो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से हो।
दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो और किसी वजह से यह 5 वर्ष से पहले इनका विघटन हो जाए तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव हो। SC/ST को यानी अनुसूचित जाति जनजाति को प्रतिनिधित्व मिले और महिलाओं के 2 प्रतिनिधियों की बात इन्होंने कही और कहा कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन ये करे, कर लगाए और स्थानीय व्यवस्थाएं ये संभाले। शासन सिर्फ इसमें नियंत्रण और निर्देशन कर सके, उससे ज्यादा हस्तक्षेप न करे। तो ये बातें इनका रहा त्रिस्तरीय के लिए। बलवंत राय मेहता समिति का जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके तुरंत बाद इनकी जो ये 1958 में दिया था, 1958 में इनका जो प्रतिवेदन था सरकार ने स्वीकार कर लिया और 2 सितंबर 1959 को राजस्थान राज्य सरकार ने सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में जाकर बगदरी गांव में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया और उसी माह में यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश पहुंचकर वहां पर भी उसका उद्घाटन करते हैं। तो इस तरह से 1959 में अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में एक तरीके से स्वतंत्र भारत में और अपने एक औपचारिक रूप में प्रारंभ हुई। आगे चलते हैं। इसी क्रम में दिसंबर 1959 से 77 तक पहुंचने में लंबा समय था। तो 1959 में जब ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई तो 1977 में एक अशोक मेहता समिति स्थापित की गई कि देखिए पंचायती राज व्यवस्थाएं जो हमने प्रारंभ की थी स्तरीय, इसका क्या हालचाल है, इसमें किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है नियम कानून का। तो दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इसमें 13 सदस्यीय समिति थी और इसने अगस्त 1978 में अपनी सिफारिशें दी और इन्होंने क्या किया कि अपनी सिफारिश में ग्राम पंचायत की उपेक्षा कर दी, जिला स्तर और मध्य स्तर को स्वीकार कर लिया। कहा कि त्रिस्तरीय नहीं बल्कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए और इन्होंने पंचायतों का कार्यकाल जो BR मेहता समिति ने 5 वर्ष बताया था उसको घटाकर 4 वर्ष कर दिया। और इन्होंने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि जो मंडल स्तर हो, प्रखंड स्तर हो, वो 15 से 20 गांवों को मिला के 15 से 20 हजार की जनसंख्या पे होना चाहिए उसका गठन। और जिला पंचायत को कहा कि इसका जो अध्यक्ष हो वो सरकारी कर्मचारी न हो बल्कि और हाँ हालांकि वो जिलाधिकारी के नियंत्रण में हो, और इन्होंने जो पंचायती इनको कर लगाने और विभिन्न सुविधाएं देने का जो है सुझाव दिया, किंतु इनकी जो सिफारिशें थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। आगे चलकर 1985 में GKV राव समिति का गठन हुआ, GV राव समिति का गठन हुआ और इन्होंने बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में कार्यरत है इसमें अनेक समस्याएं उससे जूझ रही है, जिसमें नौकरशाही भी एक बड़ी समस्या है। और उन्होंने कहा कि पंचायतों की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, जड़ विहीन घास जैसी है। एक ऐसी घास है पंचायत जिसका कोई जड़ नहीं है। आगे 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की स्थापना पंचायतों के बारे में हुई और इन्होंने कहा, लक्ष्मी मल सिंघवी जी ने अपनी रिपोर्ट में कि सबसे जरूरी सबसे आवश्यक चीज ये है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, बिना संवैधानिक दर्जा दिए इनका काम सुचारू रूप से नहीं होने वाला है। आगे 1988 में पीके थुंगल समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया, इन्होंने कहा कि जो हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायतों के गठन और संचालन की बात करते हैं, इसको हम यहां से निकालकर संविधान संशोधन करके दूसरी जगह ले आए और वहां से इसे बाध्यकारी बनाएं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है। तो ये चाहते थे कि थुंगल समिति ने कहा कि हम इसको बाध्यकारी बनाएं ताकि हर राज्य इनके सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रयास करे। तो आगे चले। जुलाई 1979 में 64वां संविधान संशोधन अधिनियम रखा गया जो लोकसभा में पारित हुआ किंतु राज्यसभा में फेल हो गया। आगे चल के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया और इसके लागू होते ही संविधान में एक अलग से भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतें शीर्षक से 16 अनुच्छेद रखे गए। ये अनुच्छेद थे आर्टिकल 243 से 243O या अड़ तक हम कह सकते हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया
इसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। कितने? 29 विषय दिए गए। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। और ये जो 73वां संविधान संशोधन रखा गया, ये 24 अप्रैल को पारित हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये समझ में आया कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था और भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी के पारित होने से लागू हुआ था। इसी के लागू होने से भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और संविधान में ये सुधार, ये चीजें जोड़ी की गई थी। इस 29 विषय में स्थानीय शासन, परिवार, स्वास्थ्य, कल्याण, महिला विकास, बाल विकास, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, विद्युतीकरण, भूमि कर, तमाम मुद्दे हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि चीजों को रखा गया। साथ ही साथ जो ये 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, इसमें 3 स्तर के पंचायत के गठन की बात कही गई, जिसका जो गठन होना था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। लेकिन ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वो राज्य 3 स्तर के लिए बाध्य नहीं थे, वो 2 स्तर की पंचायत का गठन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष और अगर किसी कारणवश उनका विघटन होता है तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराने का प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान रहे। और साथ ही साथ पंचायतों को कर लगाने की भी सुविधा दी गई। स्थानीय स्तर पर उनको हर तरह से बहुत सारी 29 विषय दिए गए। पंचायतों के आय के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के बाद करने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो राज्य वित्त आयोग है, प्रत्येक वर्ष बाद पंचायतों के कामों का, उनकी आय, उनकी स्थिति का आकलन करके राज्य सरकार को ये अनुशंसा करेगा कि उनको क्या धनराशि, कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसी तरह पंचायतों को ये कहा गया कि वो आप अपने काम का लेखा जोखा रखें और इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल दल को सौंपा गया। आगे चलते हैं। इसमें एक प्रावधान और ये भी किया गया कि जो पंचायत के चुनाव होने हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद, वो चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। साथ ही साथ इन पंचायतों में महिलाओं को 1/3 पद आरक्षित किए गए। साथ ही साथ अध्यक्ष पद के लिए प्रतिनिधित्व का जो उत्तरदायित्व था वो राज्य विधानमंडलों को सौंपा गया और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में करने के लिए कहा गया। तो ये ढेर सारी बातें रही पंचायती राज व्यवस्था की। इसमें पूरी प्रक्रिया उसी तरह कल्पित है जिस तरह से हमारे राज्य विधानमंडल कार्य करते हैं कि वहां मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यहाँ कौन होगा? ग्राम प्रधान होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। साथ ही साथ उनकी जो टीम होगी, उनके जो सदस्य होंगे, उनके बीच वो प्रस्तावों के माध्यम से जो है प्राथमिकता तय करेंगे कि इस वर्ष में हमारे पास सरकार ने इतनी धनराशि उपलब्ध कराई है, इसके अनुकूल ये प्रस्ताव बना लेते हैं। ये काम प्राथमिकता में रखते हैं, यानी खुली बैठक के माध्यम से काम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी बातें। और जो राज्य विधानमंडल के लिए सदस्य होने के लिए जो आवश्यक योग्यता है, वही योग्यता इन पंचायतों के लिए भी सदस्य या प्रतिनिधि होने के लिए आवश्यक है। बस एक अंतर है इसमें कि राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रखी गई है। तो ये ढेर सारी बातें हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।